आप सुन रहे हैं कहानी बेइंतहा सफ़र इश्क का भाग 17। होटल में अरुण के पहले दिन के लिए बड़ी जोर शोर से तैयारी हो रही थी। सारी तैयारियों को खास तौर पर दीपांकर खुद देख रहा था, क्योंकि ये आकाश का निर्देश था। दीपांकर ने दीवांश के पहले क्लासिकल होटल में अधिकतर महिला स्टाफ को आगे कर रखा था और लगभग सभी बेहद चुस्त और मिनी ड्रेस में अपने ढेर सारे मेकअप के साथ मौजूद थी। एनी इन महिला स्टाफ की मैनेजिंग सुपरवाइजर थी और अपने काम और रंग रूप दोनों के लिहाज से काफ़ी आकर्षक थी। उसने आज के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही डीप नेक वाले शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी। वे होटल की लॉबी में कृत्रिम फूलों के खूबसूरत हार के साथ अरुण का इंतज़ार कर रही थी। आज सभी को पता था कि उनका नया सीईओ आ रहा है और उसे भी पिछले सीईओ की तरह हर तरह से खुश रखना होगा। एनी ये काम बखूबी करती थी और सबसे करवा भी लेती थी। वे सारी तैयारियों पर एक सरसरी दृष्टि डालती अपनी हाई हील से लॉबी का 2-3 चक्कर काट कर अब कोच के कोने में बैठी हुई थी कि दीपांकर उसके पास आता, उसके घुटने की ड्रेस को छूते हुए बोलता है, पुल योर ड्रेस, डोंट डू दैट। वे एकदम से उसका हाथ झिड़कती हुई उठ खड़ी होती है। यू फॉरगॉट कि यहाँ तक मैंने ही तुम्हें पुल किया है और आज मेरा हाथ छिड़क रही हो। याद रखना मैं कौन हूँ और तुम कौन हो। इतना कह रहा हूँ उतना करो, चलो। बेहद बदतमीजी से दीपांकर उसे पेश आता, उसे अपने पीछे बाहर की ओर चलने को कहता है, जबकि उसके इस बर्ताव पर एनी गुस्से में होठ चबाती रह जाती है। वह अच्छे से जानती थी कि दीपांकर आकाश का खास आदमी है और उसकी हर हरकत को यहाँ रहते उसे सहना ही होगा। मन मारे वह उसके पीछे पीछे हील से कट कट करती उसके बताए स्थान पर खड़ी हो जाती है, जहाँ पहले से ही कुछ अन्य सजी धजी लड़कियाँ बेहद आकर्षक छोटे कपड़ों में वहाँ मौजूद थी। वे समय पार करने आपस में एक दूसरे से फुसफुसा रही थी। एक दूसरे के कानों के पास आती वे कह रही थी, लगता है पिछले बॉस से का भी ये बाप है। ऐसा अरेंजमेंट कर रखा है जैसे मैं स्टाफ नहीं बल्कि कोई प्रोडक्ट हो। हाँ, प्रोडक्ट ही समझो। ये नौकरी बचाए रखने और अपनी लाचार जिंदगी से निकलने की कीमत है। एनी उन दोनों को घूर कर चुप रहने का इशारा करती है, जिससे वे चुप होकर अलर्ट मुद्रा में फिर से खड़ी हो जाती है। इसके आगे ही पल अरुण की शानदार सफ़ेद कार ठीक होटल के पोर्च पर खड़ी होती है। सभी उम्मीद कर रहे थे कि आगे की सीट पर ड्राइवर होगा, पर उस सीट से निकलते किसी हैंडसम को देख लड़कियां सच में चिहुक पड़ती हैं। सबके दिल मानो हथेली में आकर फुदक रहे थे। अब उन्हें अपने इतनी देर तक खड़े होने पे कोई मलाल नहीं था, बल्कि उन्हें तो अपनी उम्मीद से कहीं ज़्यादा मिल गया था। सभी लड़कियां फटाफट अपनी अपनी ड्रेस को टचअप करती, ठंडी आहें भरती हुई अपने नए सीईओ का स्वागत करने आगे बढ़ती हैं। पर उन सब में से आगे निकलकर एनी अरुण की ओर माला बढ़ा देती है। अरुण की कार से निकलते दीपांकर उसकी ओर जल्दी से आकर हाथ कांधे अब पीछे खड़ा था। अरुण सबको एक सरसरी नज़र से देखते हुए एनी द्वारा बढ़ाई माला हाथ में लेता हुआ तुरंत ही अंदर की ओर बढ़ जाता है। उसने किसी की ओर नज़र नहीं डाली थी, जबकि वे कब के उसके स्वागत के लिए खड़ी थी। उसका ये व्यवहार सभी को हैरान किए था। अब सभी उसके पीछे पीछे लॉबी तक आ गई, जहाँ बीच में खड़ा अरुण होटल स्टाफ के एक बुजुर्ग को कोने में खड़ा देखता है और उसे गले में माला पहनाते हुए उसके कंधे पे हाथ रख के उसे सबके सामने ले आता है। उस पल उसका ये व्यवहार किसी के गले नहीं उतरा। सभी अचंभित हुए उसकी ओर देख रहे थे। दीपांकर भी भागता हुआ अरुण की ओर आता ही रुक जाता है, मानो तेज रफ्तार गाड़ी को एकदम से ब्रेक लगा दी गई हो। वह अरुण को सम्मान से झुकता हुआ कह रहा था, सर ये सब आपके स्वागत के लिए आए हैं। वे एक हाथ हवा में घुमाता हुआ उन सब लड़कियों की ओर इशारा करता है। अरुण अभी भी उस बुजुर्ग के कंधे पे हाथ रखे था, जबकि उस बुजुर्ग की हालत ऐसी थी कि वह मारे घबराहट के नज़र उठा कर भी कहीं नहीं देख पा रहा था। अरुण उस प्रकार लॉबी के बीचों बीच खड़ा था और अपनी सहज मुस्कान से कहने लगा, मुझे आप सभी का स्वागत नहीं, सहयोग चाहिए, हर उम्र वालों का सहयोग, क्योंकि बिना अनुभव के कोई नई सोच कभी विकसित ही नहीं हो सकती। इसलिए आज से आप सभी यहाँ एम्प्लॉय के तौर पे नहीं बल्कि सहयोगी के तौर पे मेरे साथ सहयोग करेंगे। मेरी आप सभी से बस यही अपेक्षा है। कहता हुआ वह सभी की ओर एक वक्त दृष्टि डालता हुआ हाथ जोड़ लेता है।
वहाँ मौजूद हर शख्स मुंह खोले बस खड़ा रह जाता है। ये उनके ख्याल से भी बिल्कुल अजब बात हो रही थी। एक पल को अरुण सबसे हाँ सुनने को गौर से सबकी ओर देखता है, जबकि सभी तो हैरानगी में पड़े रह जाते हैं और औपचारिकता भूल जाए। इस पर अरुण एक बार ताली बजाकर सबको होश में लाता है, तो चौंकते हुए सभी हड़बड़ाहट में हाँ कहने के बजाय खुश होते बदले में ताली बजा उठते हैं। ओके, चलो दीपांकर ऑफिस देख लेते हैं। अभी सर आपके लिए स्वीट में कुछ अरेंजमेंट्स थे। हिचकिचाते हुए दीपांकर बड़ी मुश्किल से अरुण से बात कह पाता है। मुझे ऑफिस देखना है और स्वीट की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, कहता हुआ अरुण आगे बढ़ जाता है और झक मारे दीपांकर को भी इसके पीछे पीछे चलना पड़ता है। बाकी स्टाफ तो जैसे अब धीरे धीरे होश में आ रहा था। वे दो लड़कियां फिर आपस में फुसफुसा उठी, ये है क्या चीज़? पता नहीं, पर दिखता तो मसाला डोसा है और मन करता है कब से खा लूं। वो छोड़, तुझे कुछ अलग टाइप का बंदा नहीं लगता? कसम से बिल्कुल अलग ही स्पीशीज लगती है। मतलब ये आकाश सर के सचमुच सगे भाई है क्या? तुझे यकीन है इस बात पर? सोचने वाली बात है, आंख मारकर कहती वे दोनों दबी आवाज में खिलखिला पड़ती है। विवेक ने मेनका के सामने खड़ा बड़े ही सुख स्वर में कहता है, ओह तुम पंचकनी जा रही थी? जबकि मेनका फनती हुई कहीं जा रही थी। हाँ तुम्हारे लिए ही। जैसे ही मालूम पड़ा कि तुम पंचकनी आए हो तो मैं खुद को रोक नहीं सकी। आखिर यही एक रास्ता था मेरे पास। तुम तो जाने कहाँ चले गए 3 सालों में, एक बार भी मेरी खोज खबर तक नहीं ली। वादा करके गए थे कि लौट कर आओगे, फिर भी नहीं आए। और मैं पूरे 2 साल तक वहाँ तुम्हारा इंतज़ार करती रही और फिर भी तुम नहीं आए। बच्चे को कौन लाया है? आवाज़ सुनकर दोनों का ध्यान डॉक्टर की ओर जाता है, जो ट्रीटमेंट रूम के बाहर निकलकर इधर उधर देखते हुए पूछ रहा था। विवेक डॉक्टर की ओर बढ़ता हुआ कहता है, जी मैं ही लाया था। विवेक अब ठीक डॉक्टर के सामने खड़ा था, जो उससे कह रहा था, बच्चा अब ठीक है, मैंने मरहम पट्टी कर दी है, बिल काउंटर में जमा करके बच्चे को ले जा सकते हैं। विवेक डॉक्टर को शुक्रिया कहकर आगे बढ़ जाता है। विवेक मेरे लिए तो रुको। दौड़कर मेनका विवेक के पास आती है। बच्चा ठीक होता है, बस उसके सर और हाथ पर पट्टी बंधी थी। विवेक उसे अपनी गोद में उठाए काउंटर तक आ गया। दवाई और इलाज का बिल जब सामने आता है तो मेनका झट से अपने पर्स में हाथ डालकर कई नोट एक साथ निकालती है, और उससे पहले ही विवेक अपने हाथ में पकड़े कुछ रुपए काउंटर की ओर बढ़ा देता है। मेनका मन मसोजे रह जाती है। तभी वहाँ एक औरत आती है जो अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। ये देख विवेक बच्चे को अपनी गोद से उतार देता है। वह बच्चा अपनी माँ से दौड़ कर लिपट जाता है। उस एक्सीडेंट की खबर पाकर उस बच्चे की माँ आ गई थी और अपने बच्चे की हालत देख वह फूट फूट कर रोती ही कहने लगती है, मेरा बच्चा तो ठीक है ना? उस समय इस आदि पर लानत भेजती हूँ मैं। मेनका ये सुनकर देखती रह गई, इससे उसका दिल दहल जाता है। वह घबरा कर उसे नज़र हटाकर अब विवेक को देखती है। अब विवेक जा चुका था। सहमी सहमी से खड़ी मेनका चारों ओर इस तरह देखने लगती है मानो वहाँ मौजूद हर नज़र उसे ही घूर रही हो। भूमि की कल्याणकारी संस्था का मैनेजर कल्याण जी अपने घर में बुरी तरह से भुनभुनाया हुआ आया था। उसकी हालत पर मज़े लेता राघव भाई भी अपनी साथी कार्यकर्ता कुसुम रानी को आंखों आंखों में इशारा करता हुआ बिन आवाज़ के हंस रहा था। ये उनका रोज़ का काम था। दरअसल संस्था के मैनेजर बनने की घुड़दौड़ के फलस्वरूप ये हो रहा था, और वह कल्याण ही को हटाकर खुद को भूमि के सामने प्रबल दावेदार के रूप में देखना चाहता था। उसकी साजिश में साथ देती थी कुसुम रानी। उसके निजी स्वार्थ राघव जी से जुड़े हुए थे। वह उसे आंखों आंखों में इशारा करता है, जिससे अपनी स्थूल काया को कुर्सी से खींचकर उठाती हुई कुसुम रानी कल्याण जी के केबिन में एक फाइल उठाकर चल देती है। कल्याण जी फोन पर लगे उस पार अपनी पत्नी पे भनभनाता हुआ किसी की 8 बातें रिसीवर रख देता है। इस पर कुसुम रानी बड़ी मुस्कुराहट के साथ सामने आती हुई कहती है, शू छे कल्याण भाई? मेरा माथा घूम जाता है, बिल्कुल पागल औरत है, घर पर नरक कर रखा है और यहाँ भी चैन से जीने नहीं देती। अचानक उन्माद में बोलते बोलते ख्याल आता है कि वे किससे बोले जा रहे हैं, तो चुप होता कल्याण अपने सामने रखी फाइल खोलने लगता है। चलिए गरम गरम चाय मंगाती हूँ, गर्मी से गर्मी जाकर ठंडा होगा मन। वे बहुत सारी मुस्कान के साथ कहती टेबल में रखी घंटी बजा देती है।
अगले पल एक चपरासी आते वे 2 कप चाय ले बोलकर इत्मीनान से बैठी हुई अपने साथ लाई फाइल उसकी ओर बढ़ाती हुई कहती है, तुम्हारा काम मैंने कर दिया, शू चिंता छे। वे झट से फाइल लेता, उसे लटते पलटते खुश होता, एक राहत की सांस छोड़ता हुआ कहता है, तुम तो कमाल हो कुसुम बेन, वरना यहाँ तो मैं पागल हुआ जा रहा था। एक तरफ मैडम कुछ सुनती नहीं, दूसरी तरफ मेरी घरवाली, इन 2 औरतों ने मेरा जीना दुभर कर रखा है। तब मैंने पागल स्त्री। चिंता न थी करो कल्याण भाई, बस मेरा एक काम कर दो। कैसा काम, बोलो। वे अभी भी तल्लीनता से फाइल देखे जा रहा था। मेरे से ना सलाहकार की कुल्सी नहीं जमती, बड़ी परेशानी है, बार बार बाहर भी जाना पड़ता है, तो मुझे स्टोर में लगा दो कल्याण भाई, तो बैठे बैठे एक काम हो जाएगा। उसकी बात पर वे झट से सर उठाकर उसे देखता हुआ कहता है, बस इतनी सी बात, अभी कर देता हूँ। अरे वाह, थैंक यू कल्याण भाई, तमें भला मानुष छो। हाँ, पर कोई समझता कहाँ है। उदासी से वे फिर फाइल में देखने लगता है, जबकि कुसुम रानी अभी भी मुस्कुरा रही थी। पूरी खबर लेकर सेल्वन रंजीत के सामने खड़ा था। उस वक्त रंजीत के चेहरे पर नागवारी के भाव मौजूद थे। वे अपने एक हाथ में पकड़ी बोतल से अपने दूसरे हाथ में पकड़े गिलास में शराब उड़ेलता हुआ सेल्वन की बात सुन रहा था। सेठ घनश्याम दीवान के पैतृक गांव में उनका पड़ोसी था। उसका नाम मनोहर दास है और 10 साल पहले वह एमपी में सरकारी प्राथमिक विद्यालय से तबादला होकर सुबली गांव में आया। लेकिन वहाँ गांव में बचपन में ही उन दोनों ने अपने बच्चों की शादी कर दी थी, मतलब अरुण दीवान का बाल विवाह कर दिया था। और उसके बाद दीवान का पूरा परिवार सूरत आके बस गया और वो मास्टर वहीं रहा। साहब, ये सब कहाँ रखना है? तभी उनकी वार्ता के बीच बाधा आ गई। रंजीत देखता है कि एक नौकर अपने पीछे कई नौकरों की फौज लिए खड़ा था, जिन सबके हाथ उपहार से भरे थे, तो कुछ समय पहले दीवान मेंशन में भेजे जाने थे। रंजीत उनको इशारे से वे सारे उपहार उन्हें वहीं रखकर चले जाने का संकेत करता है। वे नौकर सारे उपहार उसके सामने रखते ढेर लगाने लगते हैं। अब रंजीत उन पर से ध्यान हटाकर सेल्वन को अपनी बात जारी रखने का संकेत देता है। सुना है कुछ दिन पहले दीवान के बूढ़े चाचा की जिद और अपनी मरी पत्नी की आखिरी इच्छा की वजह से उन दोनों ने संबंध दोबारा करना मंजूर कर लिया, इसलिए बिना किसी तामझाम के बस ये शादी कर रहे हैं। बोलते बोलते सेल्वन देखता है कि रंजीत उन उपहारों के ढेर पर बोतल से शराब उड़ेल रहा था। वे घूमते हुए उस बड़े से ढेर को शराब की पूरी बोतल से तर कर लेगा। इस पर भी सेल्वन अपनी बात कहता रहा। अगले 5 दिन बाद सुबली गांव में शादी होनी तय है, जहां वे मास्टर अपनी इकलौती बेटी के साथ वहीं रहता है, जिसका नाम किरण है। सेल्वन के आखिरी शब्द के साथ रंजीत की आंखों में जैसे खून उतर आया था और वह लाइटर जलाकर उस ढेर पर फेंकते हुए गरजता है, खत्म कर दो, उस जड़ को ही खत्म कर दो, मार दो अरुण दीवान को। इस पर सेल्वन हाँ में सर हिलाता हुआ देखता है कि उस बड़े से कमरे के बीचों बीच उस ढेर में काफ़ी तेज आंच भड़क रही थी, इतनी कि वह आगे भी बढ़ सकती थी। रंजीत गुस्से में वहाँ से जा चुका था, पर सेल्वन उस खतरे को रोकने नौकरों को उसे पानी से बुझाने को कहता रंजीत के पीछे पीछे चल देता है। रंजीत उस बड़े कमरे से निकलता हॉल में पहुंचा ही था कि हॉल को आती घुमावदार सीढ़ियों से नीचे वर्तिका अपने भाई की ओर आ रही थी। भैया, वे पूरी उमंग के साथ रंजीत के पास आ रही थी। आखिर इन 2 दिनों को उसने कैसे बिना अरुण से मिले काटे ये वही जानती थी, पर अब 2 दिन बाद रिश्ता तय होगा तो सरप्राइज के साथ वह अरुण से मिलेगी। रंजीत उसे देखते अपने सारे हाव भाव समेट के उसे स्नेहिल भाव से अपनी बाहें फैला देता है, जिसमें बच्ची सी समाती हुई मुस्कुरा उठती है। मैं ना आपके आने पर पता है कितनी बेसब्री से इंतजार कर रही थी, आपने कहा था ना। रंजीत जल्दी से वर्तिका की बात बीच में ही काटता हुआ बोल उठा, हाँ हाँ सब याद है सेल्वन। कहते हुए सेल्वन की ओर मुड़ता हुआ कहता है, तैयारी करो, हम अभी मनाली निकल रहे हैं। मनाली? अचानक से अप्रसन्न होती वर्तिका रंजीत से हटती पूछ उठी, मनाली की बात कहाँ से आ गई? वही तो, देखो तुम्हें याद ही नहीं रहा, पर तेरा भाई तो उससे संबंधित किसी बात की इबारत की यात्रा याद रखता है। पिछली बार जो विला मनाली में तुम्हें पसंद आया था ना, उसे मैंने खरीद लिया है, और जब तक मेरी बहन उसमें अपने कदम नहीं रखेगी, उसका उद्घाटन नहीं करेगी, मुझे खुशी नहीं मिलेगी। वह स्नेह से उसके सर पर हाथ फिराते हुए कह रहा था,
जबकि वर्तिका के हाव भाव से लग रहा था कि इन सबसे कतई खुश नहीं थी। आप कुछ और तो नहीं भूल रहे ना भैया, वर्तिका धीरे से कहती है। वह उसकी बात को जानकर नज़रअंदाज करता रंजीत अपने चेहरे पे ढेर मुस्कान लाता हुआ कह रहा था, कहा ना सब याद है, इसलिए पहले मनाली चलते हैं, उसके बाद बाकी का काम। चलोगी ना? अपने भाई के प्रेम भरे इसरार पर वर्तिका होंठ दाबे सर हाँ में हिला देती है। इस पर प्रसन्न होता रंजीत उसके कंधे पे हाथ रखे ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते कहने लगता है, तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं सब कुछ करता हूँ, आज मेरी बात मान लो, ठीक? अब मुस्कुराओ। वर्तिका अब धीरे से मुस्कुरा देती है, फिर अचानक सांस खींचती हुए इधर उधर देखती हुई पूछने लगती है, भैया कहीं कुछ जल रहा है क्या? ये जलने की तेज स्मेल कहाँ से आ रही है? अरे वो कुछ बेकार का सामान था, वही नष्ट किया। तुम्हें पता है ना, मैं बेकार चीज़ों को अपने आसपास नहीं रखता। चल। वे सीढ़ियाँ पार करते ऊपर के कमरे की ओर बढ़ रहे थे और नीचे खड़ा सेल्वेन उसके मनाली जाने का त्वरित इंतजाम करने में लगा था। होटल में अरुण जिस तरह खुद से सारी व्यवस्था देख रहा था, इससे दीपांकर के होश ही उड़े हुए थे, जबकि वे हर बात में ये कोशिश कर रहा था कि वह होटल के वैभव में अरुण को उलझा सके, पर हो बिल्कुल उल्टा ही रहा था। दीपांकर, मुझे बहुत कुछ बदलना है यहाँ, लेकिन उससे पहले मुझे स्टाफ के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। आखिर जो हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं उनके बारे में जान सकेंगे तभी तो उनके साथ आगे बढ़ सकेंगे। अरुण की बात पर दीपांकर हामी भरता हुआ कुछ फाइल उसके आगे सरका देता है। अरुण उन फाइलों में मग्न था। तभी दीपांकर बाहर निकलकर सीधे ऐनी के पास पहुंचा, जो रिसेप्शन की ओर से उसी की तरफ तेजी से आ रही थी। इससे पहले कि वे अपनी हड़बड़ाहट में कुछ कहती, दीपांकर जल्दी से उसके पास आता हुआ बोल उठा, तुम हो कहाँ? क्या करने कहा था मैंने तुम्हें? वे अपनी सख्त नज़रें उसी पर गड़ाए था, जबकि इस वक्त ऐनी के होश उड़े हुए थे। मुझे पता है, पर मेरी पर्सनल प्रॉब्लम आ गई है, प्लीज़ मुझे बस कल एक दिन की छुट्टी मिल जाएगी, बहुत अर्जेंट है सर। ऐनी अपनी बात कहती हुई एक कागज़ की ओर बढ़ाती ही कह रही थी, लेकिन उसकी बात पर ध्यान न देते दीपांकर मोबाइल पर कुछ देखते हुए उस कागज़ को बिना देखे ही रिसेप्शन में बैठी अन्य लड़की की ओर बढ़ा देता है। इससे ऐनी के हाव भाव में बेचैनी बढ़ जाती है, जिसे देखा करते अब उसकी ओर देखता हुआ इशारे से उसे ऑफिस की ओर जाने को कहता है। वह भी बिना शब्द की ओके कहती ही उसके विपरीत दिशा की ओर बढ़ जाती है। अरुण ऑफिस में मग्न था कि तभी दरवाज़ा बिना लॉक के खुलता है और कोई तेज़ी से अंदर आता है, जिसे देखते ही अरुण सर उठाता अवाक रह जाता है। योगेश? हाँ और क्या, जैसे कि छोटे मालिक मोबाइल तो रखते नहीं, तो घर पर मोबाइल किया तो पता चला, सब तो तुरंत चला आया तुझसे मिलने। तंदनाता हुआ आता वह अरुण के पर ही जैसे टूट पड़ा हो। अरे अरे शांति से बैठना। शांति? बिल्कुल नहीं, इतना बड़ा विस्फोट करके तू मुझे शांति को बैठने कह रहा है? मतलब मैं फ़ोन नहीं करता तो तू सारा राज घटक ही जाना था। अबे क्या घटक गया? कैसा राज? तेरी शादी का मतलब तूने तो एक पल को विश्वास ही नहीं आया तेरी शादी हो रही है। योगेश के अति उत्साह पर बेहद शांति से वे पन्नों को पलटते हुए अरुण कहता है, हाँ तो शादी नहीं कर सकता क्या? इसमें क्या एक्साइटमेंट की बात है? क्या तू भी ना, एक तो तेरे प्यार में पड़ने के चांसेस भी ना के बराबर थे, और जो थोड़े बहुत होते भी वो अब भी चले गए। अबे यार कोई ऐसे शादी करता है क्या? ये दादाजी की इच्छा है। ये दादू भी ना तेरे से भी ऊपर सुपर फास्ट निकले। अभी परसों ही तो मैंने मजाक में कहा था और उसके अगले दिन शादी भी तय कर दी, वो भी सिर्फ 5 दिन में। क्यों भी तू कहीं भागा जा रहा है क्या? योगेश उसे कंधे से धक्का देता भौंचकाते हुए पूछता है, तो अरुण अपनी घूरती आंखों से उसे देखने लगता है। अब ना ये बात बात पर मुझे घूरना बंद कर दे। एक तो तेरी इस फटाफट वाली शादी सुनकर तो मेरे दिमाग के परखच्चे उड़ गए। अब प्यार करने ही नहीं था तो इससे तो अच्छा बचपन में गौना भी कर लेते, तो कम से कम तू 10-20 बच्चों का बाप तो होता। अभी तुझे इन सब चीज़ों के अलावा कभी कुछ और ख्याल आता है? अरुण की चढ़ी त्योरियों पर अपनी तिरछी मुस्कान के साथ योगेश कह रहा था, क्या करूँ, डॉक्टर हूँ, बायोलॉजी जल्दी समझ में आती है। अरुण फिर ऊपर से ध्यान हटाकर फाइल को दोबारा देखने लगता है। अच्छा बता, वो लड़की को देखा कि नहीं? कुछ बात हुई? जल्दी बताना, कैसी दिखती है मिसेस अरुण? मुझे नहीं पता, रूखेपन से कहता वे अभी भी उन कागज़ों पर निगाह जमाए था। क्या? तूने अभी तक देखा भी नहीं? अरे यार किस युग में जी रहा है तू? यार भगवान राम ने भी सीता जी को एक बार शादी से पहले देख लिया था, और एक तू है कि छोड़। अच्छा ये बता,
यहाँ अपना क्या यही राग अलापने आया तू, या कुछ और भी मोटिव है तेरा? अरुण अपनी बात अभी कहता योगेश की ओर देख ही रहा था कि उसी वक्त दरवाज़ा नॉक करके एनी उनके सामने आती है। जवान, सुंदर, स्टाइलिश एनी बेहद दिलकश मुस्कान के साथ अंदर प्रवेश करती है। मोटिव तो अब मिला है। मन ही मन बुदबुदाता योगेश एनी को गहरी मुस्कान के साथ देख रहा था। एनी के प्रवेश करते उसके पीछे आता एक वेटर कुछ ड्रिंक्स और कॉकटेल उनके सामने सजाते हुए एनी के इशारे पर बाहर चला जाता है। अब एनी उन ड्रिंक्स को उनकी ओर आती ही बड़ी नज़ाकत से पूछती है, व्हाट कैन आई सर्व यू सर? वे ठीक उसके सामने आती झुकी हुई कह रही थी, जिसकी उससे क्लीव्स और स्पष्ट हो आए थे, नथिंग। इसी बीच योगेश धीरे से बुदबुदाता है, यस आई वॉन्ट। अरुण उस पर ध्यान न देता कुछ याद करने की मुद्रा बनाता एनी की ओर देखता है, जिससे एनी जल्दी से अपना नाम बताती हुई कहती है, एनी सर। लेकिन तुम्हारा नाम तो स्टाफ लिस्ट में है ही नहीं। अरुण अभी भी उसके चेहरे की ओर देख रहा था, जिससे एनी अब उसके सामने हाथ बांधे खड़ी हो जाती है। वो सर, मेरा नाम अनुपमा है। ओह हाँ, ये तो है, वेरी नाइस नेम। तो तुम्हें अनुपमा क्यों नहीं बुलाते? वह हिचकिचाती हुई होंठ पर दबाव दे देती है। अनुपमा का अर्थ होता है अद्वितीय। इतने अर्थपूर्ण नाम को छोड़कर क्यों तुम्हें सब एनी बुलाते हैं? खैर, मैं अब से तुम्हें अनुपमा बुलाऊंगा। या शिव सर। एनी बुरी तरह से हिचकिचा गई थी। वे क्या कहने आई थी और क्या कह रही थी। थैंक यू अनुपमा, अभी तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, सो प्लीज़ यू मे गो नाउ। वे आभार प्रकट करती बुझी बुझी सी वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही योगेश फिर उस पर चढ़ बैठता है। तू भी ना, क्या बताऊँ क्या, चल छोड़, तुझसे इस बारे में बात ही नहीं करनी है। अब मुझे ही तेरा कुछ जुगाड़ फिट करना पड़ेगा, नहीं तो बिना चेहरा देखे तू शादी भी कर लेगा। कहता हुआ योगेश अब उठ के जाने लगता है। उसे बड़बड़ाता हुआ जाता देख अरुण धीरे से होठों के अंदर से मुस्कुरा लेता है। आखिर क्या होगा इन शादी का? आगे क्या होने वाला है जानने के लिए इस कहानी में बने रहें और कहानी को पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।